नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। हम लोग रोज़ की तरह एक बार फिर हाजिर हैं क्रांतिकारी भगत सिंह की अनसुनी कहानी को लेकर। एपिसोड 6 में हमने बताया था कि किस तरह से भगत सिंह और उनके साथियों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, और अब आगे चर्चा होगी कि सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद रातों रात ऐसा क्या किया भगत सिंह और उनके साथियों ने कि पुलिस चौंक गई, पुलिस के कान खड़े हो गए और ब्रिटिश हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा इन लोगों ने कैसे किया। और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से भगत सिंह ने वेश बदल कर, या क्या करें, कैसे किया और कैसे वहाँ से फिर वो निकल पाए उस पुलिस को चकमा देकर जो चप्पे चप्पे पर तैनात थी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो फिर क्या हुआ सर जब सॉन्डर्स की हत्या हो गई? होता क्या है कि सॉन्डर्स की जब हत्या हुई तो उसके बाद ये लोग जो क्रांतिकारी लोग थे, आज़ाद, भगत सिंह और दूसरे साथी लोग, ये सब जो है वहाँ मोजंग हॉस्टल में जो है इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद फिर वहीं से रणनीति बनी कि आगे क्या करना है। आगे हुआ कि भाई किसी भी हालत में भगत सिंह को यहाँ लाहौर से निकालना है। तो लाहौर से निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, चूँकि सॉन्डर्स की हत्या के बाद पुलिस एक ढंग से पगला गई थी। लाहौर में जो है चप्पे चप्पे के पर नाकेबंदी कर दिया गया था और जो नौजवान मिलता था उसे अरेस्ट कर लिया करती थी। तब समस्या हुआ कि आखिर लाहौर से इनको निकाला कैसे जा सकता है। तो निकालने की जिम्मेवारी आपको सुखदेव ने लिया और सुखदेव वहाँ से जैसो निकल पड़े रात 8 बजे शाम में दुर्गा भाभी के घर पर। और दुर्गा भाभी के घर पर पहुँचे। जब ये पहुँचे तो दुर्गा भाभी ने इनको तनाव में देखा। तो दुर्गा भाभी ने इनसे पूछा कि सब कुछ ठीक तो है भगनिया सुखदेव? तो इन्होंने कहा मुँह झुकाए हुए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कहा कि क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक साथी को लाहौर से बाहर निकालना है। साथी का नाम नहीं बताया कौन साथी है, चूँकि ऐसा इसलिए कि इनके संगठन में ये नियम था कि कब कौन क्या कैसे ये किसी को नहीं बताना है। बस केवल एक कोड वर्ड में इन जब बात होती थी कि ये काम करना है और उसमें कोई आगे पीछे सवाल नहीं होता था। तो इन्होंने कहा कि एक साथी को बाहर निकालना है, सॉन्डर्स की हत्या हुई है, इसलिए यहाँ से हम लोग को उनको बाहर करना है। तो दुर्गा भाभी ने कहा कि जैसो ठीक है, मैं उन जैसो भगाने में साथ हूँ। तो इन्होंने कहा क्या आप साथ हैं? तो उन्होंने जैसो कहा बिल्कुल मैं साथ हूँ। तो कहा कि सोच लीजिए एक बार, चूँकि काम आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच लिया, मैं जैसो भगाने में मदद करूँगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सची को भी साथ में ले जाए, आपको लेके जाना है। सची को? सची मतलब उस समय 2.5 साल का इनका एक बेटा था जिनका नाम सचिन था। घर में लोग दुलार से उनको सची कहा करते थे। और वही सची जो आगे चल कर के बड़े हुए, तो आज़ादी के बाद दुर्गा भाभी उसी बेटे सचिन के साथ ही अपनी लंबी ज़िंदगी लखनऊ में बिताई और उसके बाद गाज़ियाबाद में उन्होंने जो है अंतिम सांस ली। तो ये जो है दुर्गा भाभी तैयार हो गई। अभी तो लगभग 1999 में 15 अक्टूबर का वो लगभग 97 ईयर 97 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और वो महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। अक्टूबर 1999 में उनका, हाँ, अक्टूबर 1999, 15 अक्टूबर 1999 को उनका निधन हुआ। और वो कोई सामान्य परिवार से नहीं थी, अच्छे संभ्रांत परिवार से आती थी। उनका जो उनके पिताजी जो थे वो आपको इलाहाबाद में कलेक्ट्रेट ऑफिस में नाजिर के पद पर थे। और इनकी जहाँ शादी हुई थी भगवती चरण बोहरा से, उनका परिवार भी अच्छा संपन्न परिवार था। तो जो है अच्छा संपन्न परिवार के होते हुए भी इन्होंने जो है एक तरह से कहिए कि मौत का रास्ता चुन लिया था, क्रांति का रास्ता। तो तय हो गया कि भगत सिंह की जो है दुर्गा भाभी भगाने में मदद करेगी। तो अपने सुखदेव ने क्या किया कि दुर्गा भाभी से 500 रुपया लिया, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इन लोगों के पास तो पैसा रहता नहीं था। तो
तो दुर्गा भाभी से इन्होंने भगत सिंह को भगाने के लिए जो खर्चा होगा उसकी व्यवस्था के लिए 500 रुपया कर्जा लिया। अब सवाल उठता है कि दुर्गा भाभी कहाँ से ला के दी 500 रुपया। तो चूंकि भगवती चरण वोहरा भी वांटेड चल रहे थे, चूंकि भगवती चरण वोहरा भी भगत सिंह के सहयोगी थे, तो पुलिस उनके पीछे भी पड़ी हुई थी। तो भगवती चरण वोहरा लाहौर से फरार चल रहे थे और दुर्गा भाभी पर पुलिस की काफ़ी कड़ी नज़र थी। नतीजा क्या था कि इस पुलिस से बचने के लिए दुर्गा भाभी ने लाहौर के एक गर्ल्स स्कूल में टीचर का जैसे नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद जो टाइम मिलता था दुर्गा भाभी को, ये उसके बाद जो है चंदा इकट्ठा करती थी संगठन के लिए, और जो है रात में पोस्टर जा करके जैसो जगह जगह संगठन का चिपकाया करती थी। तो ये काम जो है वो करती थी और उसी रात में तय हुआ था कि पोस्टर चिपकाना है। तो सॉन्डर्स की जो हत्या हुई, हत्या क्यों और कैसे हुई, आगे क्या योजना, इस संबंध में उसी रात में लाहौर में पोस्टर चिपकाने का भी जैसो व्यवस्था हुआ। और उसमें भगत सिंह अपने संगठन के उद्देश्यों को भी प्रचारित करना चाह रहे थे और उस पोस्टर को लगाने का जिम्मा भी जैसो दुर्गा भाभी और उनके सहयोगियों ने लिया। पूरे रात में जगह जगह पोस्टर चिपकाया और उस पोस्टर का जो सारांश यही था कि उसमें ये कहा गया था कि जो है राष्ट्रीय अपमान का आज बदला ले लिया गया सॉन्डर्स की हत्या करने से। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मुझे अफसोस है कि एक व्यक्ति का खून हम लोगों ने बहाया है, लेकिन यह व्यक्ति जो है एक ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था भारत में और यह काफ़ी क्रूर था और इसी के समान हाथ से जो है हमारे राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। इसलिए यह चुनौती था देश के नौजवानों के लिए और हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार करके राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। और साथ में उन्होंने लिखा कि इंकलाब जिंदाबाद। तो ये जो है सो सारांश उनका यही था और उस पोस्टर को लगाया। ये भी एक तरह की बहुत बड़ी चुनौती थी कि चारों तरफ पुलिस थी चप्पे चप्पे पर और फिर भी पोस्टर लग गए। आप समझ सकते हैं कि जैसे हत्या हुई, हत्या होने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि 1 लाख उस समय का 1 लाख अभी कई करोड़ होगा। तो था कि भाई जो कोई पकड़ेगा या पकड़ाने में मदद करेगा उसको 1 लाख रुपया सरकार देगी। तो ये उसके और इसके चलते पुलिस जो है पगलाई हुई थी, खुफिया लोग पगलाया हुआ था, पूरा जो है सो लाहौर की नाकेबंदी कर लिया था। उसके बावजूद भी लोगों ने पोस्टर साट दिया। समझ सकते हैं कि कितना ही लोग जो है सो आपको रिस्क लिया करते थे। तो दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन दोपहर में सुखदेव एक अधिकारी और एक नौकर के साथ जो है पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाते हैं दुर्गा भाभी के घर पर। दोपहर में दुर्गा भाभी के घर पर पहुंचते हैं तो जो नौकर था वो दुर्गा भाभी के घर के बाहर ही एक जो है सो चौकी रखा हुआ था। तो उस चौकी पर जो है कांख के नीचे फटा हुआ कंबल लपेटे हुए बैठ गया वो नौकर। और एक जो अधिकारी था वो अधिकारी ब्रिटिश नुमा हैट, लंबा ऊनी कोट और नया जो है शुभ जूता पहने हुए जो उनके गेट पर हाजिर था। और जो है सुखदेव इन लोगों को लेकर जब पहुंचा तो सुखदेव ने दुर्गा भाभी से पूछा कि भाभी जी आप इनको पहचान नहीं इस अफसर को। तो दुर्गा भाभी जैसो देखी उस अफसर को और कहा कि नहीं हम नहीं पहचान पा रहे हैं, ये हैं कौन। तो जैसे ही दुर्गा भाभी ने ये सवाल की कि ये हैं कौन, वैसे ही वो अधिकारी ठहाका लगा करके हंस पड़ा। और जब हंस पड़ा तब दुर्गा भाभी बोली भगत तुम इस भेष में। तो भगत सिंह ने भेष बदल लिया। हाँ, भगत सिंह भेष बदल करके पहुंचे हुए थे। तो भगत सिंह को खुशी हुई कि इतना नज़दीक से जानने वाली दुर्गा भाभी भी नहीं पहचान सकी कि मैं भगत सिंह हूँ। तो इसके बाद हुआ कि भाई खाना खाने के बाद बात हुई तो ये लोग अंदर जाके खाना खाने के लगे। लेकिन जो नौकर कांख में फटा हुआ दरी लेकर के बाहर में चौकी पर बैठा हुआ था उसको कितना भी कहा गया कि आ जाओ अंदर, जैसे अंदर में हम लोग खाना खाते हैं, वो नहीं गया और वो बाहरी चौकी पर बैठा रहा।
और जो है बाहर ही खाना लेकर के खाया। और वह भी जो नौकर था कोई साधारण हस्ती नहीं था, वो राजगुरु थे। राजगुरु थे। राजगुरु थे। और ऐसा इसलिए वो कर रहे थे कि वो एक ताकि लगे ने प्रैक्टिकल जैसो प्रैक्टिकल में वो नौकर और मालिक जैसो के बीच में जो हाँ नौकर और मालिक के बीच में, अफसर और नौकर के बीच में क्या रिश्ता होता है वो जैसो वो शो करना चाहते थे, ताकि प्रैक्टिकली हम कहीं फेल ना कर जाएं। तो इस तरह से हुआ। तो शाम तक तो ये लोग वहीं रहे और पूरा जो है सो वाच करवाते रहे कि लाहौर में जो है सो क्या कंडीशन है। और जब जो है सो दूसरे दिन जी रात जब समाप्त हुआ और भोर होने की का टाइम आया, तब इन लोगों ने क्या किया कि एक तांगा लिया जो है सो भाड़ा पर, और उस पर जो है दुर्गा भाभी भगत सिंह नुमा अधिकारी की पत्नी बनी, और भगत सिंह और दुर्गा भाभी का जो 2.5 साल का बेटा सची है ना, उसको वो दोनों इन दोनों का बच्चा बना। और उस बच्चे को भगत सिंह अपनी गोद में ले लिए। जो नौकर था वो पीछे तांगा पर नीचे में बैठ गया, और वहाँ दुर्गा भाभी के घर से तांगा चला आपको स्टेशन की तरफ। लेकिन स्टेशन की तरफ जब चला तो रास्ते में पुलिस खचाखच भरी हुई थी। तो जब खचाखच भरी हुई थी तो भगत सिंह के दिमाग में आया कि आखिर हम लोग जो ये काम कर रहे हैं और जो है कल जो हमने जो है सो सैंडर्स को मारा है, तो इसके प्रति आम लोगों का क्या नज़रिया हम लोग के बारे में यह जाने। तो जानने का उनके लिए ये अच्छा टाइम था। तो तांगे वाले से इन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने जो है सो कहा मेरा नाम रहीम है। तो कहा कि आपका नाम रहीम है, तो देखते हैं बहुत जैसो आज पुलिस है, क्या बन जैसो हुआ? तो कहा कि हाँ साहब, जैसो पूरे लाहौर में हर जगह हज़ारों की संख्या में पुलिस है, और ऐसा इसलिए कि देश का कुछ नौजवान लोग जो है वो एक पुलिस अधिकारी का हत्या कर दिया है, उसी को पकड़ने के लिए इतनी पुलिस है। तो भगत सिंह जो है सो चौंक करके, मतलब नाटक उन्होंने किया, चौंक करके कहा कि पुलिस अधिकारी का हत्या कर दिया। तो कहा कि हाँ पुलिस अधिकारी का हत्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हुआ। तो रहीम ने कहा कि ये गलत कैसे हुआ? तो भगत सिंह को लगा कि जैसो शायद हमने गलत जैसो टाइम पर ये बात बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बातचीत का विषय बदलते हुए फिर आगे पूछा, अच्छा रहीम जी ये बताइए कि आपके कितने बाल बच्चे हैं? तो कहा कि 6 बेटी है। तो इन्होंने कहा कि 6 बेटी है तो बहुत बड़ा भार है आपके ऊपर, शादी भी आप कैसे करेंगे? तो रहीम ने कहा कि सब ऊपर वाले की देन है, अब जो ऊपर वाले करें आदमी क्या कर सकता है? तो उस पर भगत सिंह ने कहा कि आदमी ही तो सब कुछ करता है, अगर आप कमाएंगे नहीं तो फिर जैसो आप शादी ब्याह कैसे करेंगे? तो उसी के बाद फिर भगत सिंह ने कहा कि देखो रहीम, हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं, तुम्हारा 6 जो बेटी है घर परिवार चलाने और उसके शादी में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो बोला आप क्या मदद कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया जो इनाम रखा है देश के नौजवानों पर पुलिस ने पकड़ने के लिए, अगर हम तुमको मदद कर दें उन नौजवानों को पकड़ाने में तो 1 लाख रुपया तो तुमको मिल जाएगा, और 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो तुम्हारा घर परिवार भी अच्छे से चलेगा और तुम्हारी लड़की लोग का भी शादी हो जाएगा। तो रहीम जो तांगा वाला था वो गुस्से से तांगा को तत्काल रोका और छलांग लगा करके नीचे उतर गया और चिल्ला करके कहा कि आप लोग उतरिए, गाड़ी तांगा अब मेरी आगे नहीं जाएगी। तो जब गुस्से में लाल होकर के रहीम ने ये सवाल जैसो ये कह दिया तो भगत सिंह जो है सो अचंभे रह गए। तो भगत सिंह ने कहा कि क्या हमने कुछ गलत कह दिया क्या? तो उस पर रहीम कहता है कि आपने देश के उन नौजवानों का अपमान किया है जो नौजवान अपनी ज़िंदगी पर खेल करके जैसो राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया है, और जो है आप जैसे लोगों को हम जैसो आगे नहीं ले जाएंगे, हम भूखे रहेंगे, लेकिन आप उतरिए, आप लोग गान जैसो हमारी गाड़ी। जबकि 1 लाख रुपया कितनी बड़ी राशि उस समय के लिए समझिए, इतना आर्थिक स्थिति से कमजोर जिसकी इतनी माली हालत खराब हो और जिसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी हो, वो एक साधारण तांगा वाले का ये जवाब था।
भगत सिंह बाद में गिड़गिड़ाते हुए लहजे में फिर जो है सो नाटक करते हुए रहीम को कहा कि माफ़ कर दो, हमने गलत कह दिया, अब आगे ऐसा नहीं कहेंगे। तब जा कर के फिर तांगा वाला शांत हुआ। जब गिड़गिड़ाते हुए इन्होंने कहा, तब फिर वहाँ से तांगे वाला उनको आगे स्टेशन पहुँचाया। तो ये समझ सकते हैं कि एक क्रांतिकारी का रोल, एक सामान्य जनमानस का उस समय क्या समझ होता था कि उसी से जो समझा जा सकता है। और जब तांगे वाले का ये समझ देखा भगत सिंह, तो भगत सिंह अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हुए कि हम लोग जो कर रहे हैं उससे देश का आम नागरिक कितना हमारे पक्ष में है। तो ये जो है सो होता है। उसके बाद इनका तांगा जो है स्टेशन पहुंचता है। तो फिर वहां से हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने यह सस्पेंस बरकरार रखा है कि जो अगला एपिसोड है उस एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि भगत सिंह स्टेशन से कैसे उन पुलिस अधिकारियों को जो अंग्रेज़ थे और जो ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस अधिकारी थे, जो भगत सिंह को शिद्दत से ढूंढ रहे थे, उनके क्रांतिकारी साथियों को ढूंढ रहे थे, उन्हें कैसे चकमा देते हैं वो, और कैसे फिर वो ट्रेन पर सवार होते हैं, ये अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।